सभी समन संगी बहनों और भाइयों सभी को भाई बहन सर अपना बंद कर ले मोबाइल, प्लीज अनुरोध है, सभी लोग अपना ऑडियो वीडियो बंद कर लें और कृपया ध्यान से सुने, शुक्रिया। सर सभी समन संगी बहनों और भाइयों को जय भीम नमोताय संघं नमामि। जैसा कि संघ का आज आदेश हुआ है, मैं आज का विस्तृत कंसेप्ट देने के लिए हाजिर हूँ। और हम देखते हैं कि 1 तारीख के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, वर्डिक्ट आया, जजमेंट आया, उसके बाद से सारे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी खलबली मची हुई है। और इसकी अलग अलग अपने अपने हिसाब से लोग एनालिसिस करते हैं और इसके ऊपर क्या करना चाहिए, हमारी एक्शन क्या होनी चाहिए, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा चल रही है। तो ये देखकर मुझे तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो अपना समाज अब एनालिसिस कर पा रहा है। और बाबा साहब ने भी कहा है कि आपको मैं तभी वैल्यू दूंगा जब आपके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है, तो उसके ऊपर आप बहुत खूब चर्चा करोगे और चर्चा करने के बाद, अच्छी सोच बनाने के बाद और बहुत सारा विचार करने के बाद आप निर्णय ले रहे हो। ये प्रक्रिया होती है अपने प्रोग्रेस की, कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं। प्रगति केवल हमारे घर में केवल गाड़ी आए या घर बड़ा बने या फिर हम अच्छे दिखने लगे, इससे नहीं होती है। प्रगति तब होती है जब इंसान का मन धीरे धीरे मन दुरुस्त होते जाता है। तो इसके लिए एक तो अच्छी बात है कि ऐसे वाकया होते जाते हैं और हमको जब भी फटकार पड़ती है तो हम दुरुस्त होते हैं। जब तक कुछ हमारे खिलाफ कुछ नहीं होता तब तक हम जागरूक नहीं होते, क्योंकि हम 2000 1500 साल से ऐसे पड़े हुए, सुस्त पड़े हुए हैं। जैसा कोई सांप एक आधी शिकार को खाता है और फिर 10 15 20 दिन वैसा ही पड़े रहता है। तो इस तरीके की हालात हमारे समाज की हो रही है। तो ये रिजर्वेशन का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसका एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे साथियों ने तो बहुत लगभग 90% सुझाव दिए और उनके काफी सही भी है। पर इसके लिए हमको सीधे संविधान सभा में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जितना डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा डिस्कशन संविधान सभा में हुआ था इस मुद्दे पर। क्योंकि आप अगर देखते हो तो संविधान सभा जब शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 को और लगभग 25 नवंबर 1949 को उसका खत्म हो गया, मतलब संविधान तैयार रेडी हो गया हमारे लिए। और 26 जनवरी 1950 से वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो इसमें ये जितने भी हम चर्चा कर रहे मुद्दे, ये सारी चीजों का वहां पर डिस्कशन हुआ था, क्योंकि लगभग 7000 क्वेश्चन आए थे और उसमें से 2400 क्वेश्चन का बाबा साहब ने आंसर भी दिया था। और सबसे ज्यादा जो डिस्कशन हुआ वो आर्टिकल 340 के ऊपर हुआ था। और 340 हम जानते हैं 340वां जो कलम है, आर्टिकल है, बाबा साहब ने ओबीसी के आरक्षण के लिए, ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए बनाया था। उसके बाद 341वां था वो एससी के लिए, 342वां था वो एसटी के लिए। और उसके पीछे बाबा साहब कहते कि कोई चीज समझने से पहले हमको, जैसे कि संविधान समझना है हमको, तो केवल संविधान के कलम जो आर्टिकल है उसको ही ना समझो, उसको पढ़ो, उससे नहीं होगा। वो कहते कि संविधान की फिलॉसफी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, संविधानवाद, क्योंकि कोई भी चीज की जाती है उसके पीछे उसकी फिलॉसफी होती है, उसका इज्म होता है, उसका वाद होता है कि क्यों ये चीज की जाए। तो अभी अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर हम देखेंगे तो हमको संविधानवाद में जाना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी बातों की पढ़ाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पहले ही की है। उनको पता है कि हम क्या जजमेंट देने वाले हैं, उसके खिलाफ क्या क्या रिएक्शन आने वाली है। और जब तक समाज रिएक्शन के जगह पर एक्शन में नहीं आता, तब तक वो समाज जागरूक हुआ ऐसा नजर नहीं आता। क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी इज्म जो है, या ये ऑर्डर देने के पीछे या जजमेंट देने के पीछे का जो ये था, वो मुख्य आपने धागा पकड़ लिया है। वो था कि संविधान के 2 मैसेजेस है, उसको तोड़ना। कौन से 2 मैसेजेस है कि जो कि बाबा साहब ने हमको दिए हैं? बाबा साहब ने कहा कि मूलतः संविधान को बनाने के पीछे हमारे 2 मैसेज है। एक है टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी, जाति विरहित समाज का निर्माण करना, और दूसरा है टू एस्टेब्लिश एनलाइटन इंडिया, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। बाबा साहब कहते कि जाति विरहित समाज क्यों निर्माण करना है? क्योंकि हमने संविधान से ऐसी सिस्टम को अडॉप्ट किया है जो सिस्टम गारंटी देता है। किस चीज की गारंटी देता है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय,
ये चार जो कार्डिनल रूल्स होते हैं मानवता के, जो गोल्डन रूल होते हैं मानवता के, इसका एश्योरेंस दे रहा है हमारी संविधान सभा, जो 2 साल 11 महीने 17 दिन 18 दिन तक जो बैठी है। ये आने वाली पीढ़ियों को हम लोग ये एश्योर करना चाहते हैं कि इसके बाद की जो भी पीढ़ियां होंगी, जो भी सिटीजन होंगे, जो भी नागरिक होंगे, उनको हम राज्य की तरफ से या देश की तरफ से एश्योर करना चाहते हैं कि आपके जीवन में जब संविधान लागू होगा, उसके बाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, ये चार चीजों का माहौल बना रहेगा। अब ये पता है संविधान सभा के लोगों की विचारधारा, क्योंकि संविधान सभा की जितनी भी एक्टिविटी हुई 2 साल 11 महीने में, उसमें लगभग 10,000 पेजेस का वॉल्यूम है। 10,000 पेजेस के 10 वॉल्यूम्स है। वो बात अगर हम पढ़ लेते हैं तो आज की जो चर्चा की है, भले ही हमको लगता होगा कि आज मैं कितना नया मुद्दा लेके आ रहा हूं, पर मैं सभी समनों को ये बताना चाहता हूं कि ये सारे मुद्दे उस वक्त डिस्कस किए गए थे। सिर्फ शब्द अलग होंगे या परिस्थितियां अलग होंगी, पर इसके ऊपर काफी गंभीरता से डिस्कशन हुआ। और ये एक ऐसा इंसान उसमें इतना बुद्धिजीवी था कि वो किसी ने कोई भी किसी की तरह का सवाल क्यों ना किया हो, उसका बखूबी ढंग से आंसर देता था और उसके सामने आर्गुमेंट करके उसका कहना खत्म करने की या रद्द करने की किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। इसीलिए दुनिया का बेहतरीन संविधान हमारे हाथ में आया। पर हमारी गलती क्या हो गई कि मेरे पिताजी ने अगर मेरे पास 100 एकड़ की जमीन खरीद कर ली, 10-15 फ्लैट मुझे दे दिए, 2-4 गाड़ियां खरीद ली और बहुत सारे पैसे भी जमा करा दिए बैंक में, पर मैं हूं कि दिन भर सोता रहता हूं। ना तो मैं 100 एकड़ की जमीन की हिफाजत करता हूं, उसका कोई मशागत करता हूं, ना उससे कुछ अनाज निकालता हूं, ना ही मैं इतने सारे पड़े हुए मेरे फ्लैट्स है, घर है, उसकी देखभाल करता हूं या वो किराए पे देके उसका कुछ पैसा वसूलता हूं, या ना ही मैं बैंक में बचा हुआ जो बैलेंस है उसकी भी केयर करता हूं। तो मैं सोया रहता हूं। तो जिम्मेदारी किसकी है, गलती किसकी है? तो आखिरकार गलती इसकी इनकी है, जो कि उसका बेनिफिट उठाना चाहिए था, उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था। तो गलती हमारी है, क्योंकि जो लोग संस्था में बैठे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन में हो, चाहे जुडिशरी में हो, या फिर अन्य कोई पदों पे बैठे हुए लोग हो, वो लोग आपकी मंशा जैसी मंशा नहीं रखते, क्योंकि वो आपका संविधान वाद इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। उनके मन में इंप्लीमेंटेशन करने का जो है वो अलग है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 2010-11 का एक SC/ST कमीशन का जो चेयरमैन है, वो कहता है कि जब उस वक्त बात निकली थी कि हम लोग SC/ST कमीशन से जितने भी निर्णय देते हैं और उसके ऊपर हम जजमेंट देने के बाद भी हमको न्याय नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा है कि इवन दो ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ आर मेट, जस्टिस इज नॉट डन, देयर इज समथिंग लैकिंग इन आवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। वो SC/ST कमीशन का चेयरमैन कहता है, ये मेरे शब्द नहीं बता रहा हूं। वो कहता है कि हमारे सामने जितने भी मुद्दे आते हैं, एट्रोसिटी के हो, सामाजिक अन्याय के हो, बलात्कार के हो, या किसी शोषण के हो, या किसी की जमीन हड़पने के हो, ये मुद्दे आते हैं और इसके ऊपर हम सटीक निर्णय देते हैं, फिर भी कोर्ट है हमारे बाजू में निर्णय नहीं देता। तो कहते हैं कि समथिंग लैकिंग इन आवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सवाल यह है कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है क्या कानूनन है या संवैधानिक प्रोविजन के हिसाब से है? तो इसका आंसर है नहीं। कैसे? जैसे कि बाबा साहब ने, जैसे UPSC MPSC ऐसी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, इलेक्शन कमीशन होते हैं, बाबा साहब ने संविधान सभा में ये भी लिखा था कि देयर शुड बी नेशनल जुडिशियल सर्विस टू अपॉइंट द जजेस ऑफ दिस कंट्री, वेदर दे आर डिस्ट्रिक्ट जजेस और अप टू द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां तक के जो जजेस है उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो नेशनल जुडिशियल सर्विस से ही होनी चाहिए। अब तब जाके वो बात नहीं हुई। लेकिन इसके बाद में जब बहुत सारा रोअर हो गया, मतलब संविधान में पार्लियामेंट में बहुत सारी बात आई 1977 में, तो 3 जनवरी 1977 को 45th अमेंडमेंट हो गई कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जुडिशरी में जो कॉलेजियम खत्म करके नेशनल जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। अब ये कराने का काम कौन करेंगे? जिनको सारा फायदा मिल रहा है, 10-10 फ्लैट मिल रहे हैं, 100 एकड़ जमीन मिल रही, सारा कुछ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, और आपके अज्ञान के ऊपर मिल रहा है। आपका धार्मिक अज्ञान है, आप धर्म के बातों में उलझे हुए हैं और उसी में उलझे हुए रहना चाहते हो। तो जो आपके ऊपर अन्याय करता है वो तो बड़ी खुशी से कर रहा है,
इसीलिए उनकी मानसिकता नहीं, उनको संविधानवाद को मानता ही नहीं है। तो 1977 में 45th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होने के बावजूद भी कॉलेजियम खत्म नहीं हुआ और जजेस की नेशनल जुडिशियल सर्विस के तहत नियुक्ति नहीं होती। और एक ही समाज के, एक ही जाति के लगभग 95% लोग उस पद पर अपना एंजॉय करते हैं और जनरेशन टू जनरेशन करते हैं। आज के जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके दादा भी चीफ जस्टिस थे, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे, वो खुद भी चीफ जस्टिस है और उनका पोता भी बॉम्बे हाईकोर्ट में लग गया है, उनका बच्चा, सॉरी। तो मतलब 4 जनरेशन का पूरा सिक्योरिटी कर लिया है और कह रहा है कि आपका जो रिजर्वेशन है किसी एक जाति के लोग खाते हैं, इसीलिए उसके 4-4 टुकड़े करा देंगे। अब ये ठीक है, ये तो एससी वाला पंजाब का मामला था, लेकिन वो एसटी वाले के खिलाफ क्यों न्याय दिया गया? न्याय तो है ही नहीं है ये, दिस इज नॉट अ जस्टिस, इट इज अ वर्डिक्ट। ये निकाल है, ये निर्णय है कोर्ट का, क्योंकि जस्टिस देने से पहले संविधान वाद को देखना पड़ता है कि क्या हम लोग न्याय दे रहे हैं, सही में इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं बता दूं तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट में 3,12,000 बैकलॉग की पोस्ट पड़ी है गवर्नमेंट की। लगभग 90 लाख जो जगह होती है सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें से लगभग 16,000 पद वैकेंट है। 16,000 पदों में से लगभग 9 से 10 लाख पोस्ट जो है वो एससी एसटी के जो बैकलॉग के हैं। अगर आपकी मानसिकता होती कि कोई एक जाति का व्यक्ति आपका सारा आरक्षण खा रहा है, इसलिए उस जाति के नीचे वाले जाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम उसका कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं। असल में बाबा साहब ने, जो मैंने बोला कि कास्टलेस सोसाइटी करने का जो आह्वान किया था इसके लिए, तो ये बाबा साहब ने कोई जातियों को आरक्षण नहीं दिया था। समनों, सभी समनों को मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन जातियों के लिए नहीं, जातियों के समूहों के लिए। शेड्यूल्ड कास्ट को है, शेड्यूल्ड ट्राइब को है, अदर बैकवर्ड क्लास को है, किसी महार, चमार, सुतार, लोहार, सुनार या इन अहेर, इन लोगों के लिए नहीं है। ये जो आरक्षण है ये आपके जाति के वर्ग को है। तो बाबा साहब जातियों को खत्म करने के लिए, कास्टलेस सोसाइटी तैयार करने के लिए जातियों के वर्ग को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर वो साबित भी कर दिया, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और ओबीसी को क्यों दिया जा रहा है। तो ये बात पहले क्लियर करनी चाहिए। अब वो क्या करना चाहते, जाति को तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि जातियों को तो नकारा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो वो क्या कर रहे हैं कि जाति के वर्ग को, यानी इस जाति के क्लास को, शेड्यूल कास्ट को फिर से जातियों में बटाना चाहते हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं कि ये जाति के लोग इतने गरीब है, ये जाति के लोग इतने अमीर है, क्योंकि ये आरक्षण जो है कोई इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं दिया जा रहा। आपका हजारों सालों से सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर जो आपका शोषण किया जा रहा था, वो शोषण खत्म हो। और दूसरी बात, सारी जातियों के लोग अपनी खुद की जातियां मिटाकर शेड्यूल कास्ट वाले लोग समझे, और वो शेड्यूल कास्ट के लोग जब आएंगे तो उसके लिए ये आरक्षण या प्रतिनिधित्व रहेगा। अब आप पूछोगे कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो समाज से बिल्कुल अनपढ़ है, और वो जाति के लोग तो सारी नौकरियां हड़प लिए हैं। तो इसके लिए भी बाबा साहब ने इलाज दिया था। उन्होंने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य का मार्गदर्शक तत्व है, चैप्टर 4 है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 में, उसमें उन्होंने कहा कि आपकी जितनी भी जातियां सामाजिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ी है, जो बहुत ही गरीब है, उनको एजुकेशन दे दिया जाए। एजुकेशन भी कैसे स्टैंडर्ड का, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, और इसके लिए उनके लिए बजटरी एलोकेशन किया जाए। इसीलिए उन्होंने कानूनन नीति आयोग में, जो आज का नीति आयोग है, तब वो दूसरा नाम था उसका, प्लानिंग कमीशन नाम था उसका। तो प्लानिंग कमीशन में जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जितने राज्यों का बजट होता है, उसमें से एससी एसटी के लिए मिनिमम 10% ऑफ द बजट आउटले होना चाहिए। उससे क्या करना है, पहले सबसे पहले एक काम करना है कि इनके शैक्षणिक दर्जा को दुरुस्त करो। अगर उनके पास पैसे नहीं है फी देने के लिए एजुकेशन की, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, लॉ की हो, या बैरिस्टर की हो, या फॉरेन एजुकेशन की हो, तो सारा का सारा पैसा एससी एसटी और ओबीसी के लिए सरकार देगी। ये प्रोविजन बाबा साहब ने किया है।
आप इस साल का बजट में बार बार बताते रहता हूं कि इस साल का बजट अभी एक क्वार्टर छोड़कर बजट आया जो 48,42,82 हजार करोड़ का, उसमें से 10% अगर करते थे तो कम से कम 4,82,000 करोड़ का अलोकेशन होना चाहिए था, बल्कि हुआ है 2,75,000 करोड़। लगभग 2,10,000 से 15,000 करोड़ रुपया आपको कम दिया। अगर आप ये कहते कि हमारे लिए बजटरी एलोकेशन क्यों नहीं किया, आपके तो 131 प्रतिनिधि वहां पर बैठे हैं, उनके तो छोड़ दो, क्योंकि उनके प्रतिनिधियों की भी इच्छा नहीं है, ना ही उनके कोई शासन चलाने वालों की, ना ही सरकारों की इच्छा है, क्योंकि वो तो आपका शोषण करना चाहते हैं। आपका सिर्फ उनको वोट चाहिए होता है। इसीलिए जब वोट होता है तो तब आपको किसी धर्म का प्रतिनिधि करके बताया जाता है, और जैसे इलेक्शन खत्म हो गया, वोट का खत्म हो गया, वोट फ्रेंचाइज, तो आपको जाति जातियों में बांटकर फिर आपको अलग अलग जातियों में बताकर आपको मंदिरों में नहीं आने दिया जाता, आपको एजुकेशन में एडमिशन नहीं दिया जाता, आपको नौकरियों में आपको बोला जाता है कि आप सुटेबल नहीं हो, नॉट फाउंड सुटेबल कहा जाता है। तो ऐसे करके आपको डिनाय करा जाता है 5 साल तक। और जैसे माहौल आता है इलेक्शन का कि बिल्कुल आपको फिर कावड़ियों में, इसमें उसमें पूरा इन्वॉल्व करके, भजन में, कीर्तन में, सारे बातों में आपको इन्वॉल्व करके रखा जाता है, और 5 साल तक आपको जाति जातियों में भड़काया जाता है, जाति जातियों में झगड़े करने के लिए तैयार किया जाता है। पर गलती किसकी है भाई? बाबा साहब ने सारी सुविधा तो सभी जातियों के लिए दी थी, तो जो जातियों ने आप कहते हो कि सारा आरक्षण हमारा खा लिया, उनको क्या स्पेशल सुविधा दी थी क्या बाबा साहब ने? नहीं दी थी ना। तो आपको किसने रोका था कि पढ़ाई करने के लिए? आपको किसने रोका था कि जितना भी एलोकेशन है आपका फंड का वो नहीं मिलने के लिए, मांगने के लिए? किसने रोका था? आप आपकी धार्मिक एक्टिविटी में, आपकी मन की गंदगियों में लोगों ने, उच्च वर्णियों ने दिए हुए जातियों के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए आपको फुर्सत नहीं है। तो कब आप ये आंदोलन करोगे कि मेरा आर्थिक हिस्सा कहाँ है, मेरा सामाजिक हिस्सा कहाँ है, मेरी बैकलॉग की जो जगह है वो कहां पर है? अगर सुप्रीम कोर्ट की मंशा अगर सही में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में होती, और जूरिस्प्रूडेंस का जो बोला लैकिंग इन और जूरिस्प्रूडेंस, अगर जूरिस्प्रूडेंस लैकिंग नहीं होता तो पहला वर्डिक्ट लिखता कि जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है ना, जो विदाउट सर्वे दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसमें उन्हीं में ही उच्च जाति के लोग सारा कुछ बेनिफिट उठा रहे हैं, और उनके गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये सबसे पहली बात आती है, अगर मानवता की बात उनके मन में होती। ये ऐसा नहीं है, इसीलिए वो अपना खुला हुआ भाग है वो छुपा कर रखना चाहते हैं, और आपके ऊपर उंगली दिखाना चाहते हैं कि देखो आपके शरीर का ये, आपके तन के ऊपर का कपड़ा फट गया है, इसको सिला लो, दुरुस्त कर लो। ऐसा ही यहाँ पर चल रहा है। तो समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको पहली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि फंडामेंटल राइट में जजमेंट देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। वो इतना वर्डिक्ट दे सकती सुप्रीम कोर्ट कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 1, 2, 3, 4 क्लास करने चाहिए, एबीसीडी, और राज्यों को निर्देश देने चाहिए। तब जाके केंद्र सरकार कोई बिल ले आता कि भाई एससी के बहुत सारी ऊंची जातियों, वो जाति तो कह नहीं सकता, शेड्यूल कास्ट के कुछ लोगों को ज्यादा आरक्षण मिल रहा है, इसलिए जो भी वर्ग पिछड़ा है एससी का, उसको स्पेशल प्रोविजन दे दिया जाए, और उनके लिए फिर आरक्षण ज्यादा दे दिया जाए, अभी जितना मिला है उससे ज्यादा दे दिया जाए, क्योंकि 50% तो आपके लिए खुला है, आपकी संख्या तो 15% है। 15% लोगों को 50% दिया गया, उसमें से अगर 35% अगर इनको दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? आपको तो वैसे भी 15% से ज्यादा नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए थी, पर ये सरकार नहीं करना चाहेगी, इसीलिए सरकार पर्दे के पीछे से कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों, आप ऐसा डिसीजन दे दो। हम लोग गुमराह करने के लिए, डमरू बजाने के लिए तैयार है, डमरू बजा देंगे और किसी मंदिर के रास्ते में इनको भटका देंगे, और वैसे ही 70 साल से मानते आ रहे हैं हमारी बात। अगर ये मानते नहीं थे तो आज तक इकट्ठा हो जाते, और इकट्ठा होकर 1 करोड़ 10 करोड़ की संख्या में दूसरे ही दिन खड़े होते, या फिर एक भी आंदोलन का मैसेज मिल जाता तो सारे के सारे इकट्ठा होते। अभी 20-25 दिन हो रहे, 8-10 दिन हो रहे कि हम लोग इकट्ठा आए या नहीं आए, क्या डिमांड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसका आयोजन कौन करेगा, फोटो किसका छपेगा, फ्लैक्स किसका आएगा, बैनर किसका होगा, क्रेडिट कौन लेगा, और अगले इलेक्शन के लिए चुनकर आने की तैयारी कौन करेगा। ये सारा चल रहा है हमारे मुखिया लोग जो बने हुए उसके। अभी तक उन्होंने ये बोला ही नहीं कि मेरे पार्टी का कोई हित नहीं चाहूंगा मैं,
या मैं कोई मेरे अलग अलग संगठन का हित नहीं चाहूंगा। मैं हमारे SC ST और OBC के समाज के लिए सड़क पर आना चाहता हूँ, इकट्ठा होना चाहता हूँ, और बगैर हिंसा किए। अगर आप 5 करोड़ 10 करोड़ लोग अगर एक आवाज के ऊपर, आप तो 120 करोड़ हो, और आप सभी को पता चला है कि आप ये जो निर्णय दिया है क्यों दिया गया है, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है, चलो अच्छी बात है। ABCD में से ABC वालों को दिया जाने के लिए हम भी विरोध नहीं करते। हम तो कहते हैं कि सिर्फ इतना जो है ना 15% में से नहीं, ये 50% में जो जितना बचा है उसमें से संख्या के प्रपात में देना चाहिए। आज भी अगर सेंसस कराओगे तो OBC की जनगणना बिहार में हमने देखा 63% थी, और उस जो गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के आदेश को आपके इलाहाबाद, आपके पटना के कोर्ट ने रद्द करा दिया। अगर इनके पीछे, इनके पास अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता तो सबसे पहला वर्डिक्ट ये लिखते कि जो पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको पहले खारिज करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या तो 63 बताई गई थी OBC की, तो उनकी संख्या के प्रपात में उनको भी आरक्षण देना चाहिए, और फिर उसमें ABCD कराओ। तो ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो पता है, बाबा साहब कहते हैं कि वो होशियार है इसलिए ऐसा नहीं करता। बाबा साहब कहते हैं कि आप अज्ञानी हो, आपको पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, मेरे जेब से कितना पैसा, मेरा जेब कब हर दिन काटा जा रहा है, कतरा जा रहा है। तो ये जब मुझे पता चल जाएगा तब जाके वो अन्याय करने की हिम्मत नहीं करेंगे, वरना वो जो पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको पहले खारिज कर देते और कहते कि 50% जो बचा हुआ है उसमें से ABCD कराते, जितने भी 15% है उसमें से जो जातियों ने लिया है लेने दो। लेकिन जिनको नहीं मिला तो उनके प्रति हमारी करुणा है, मैत्री है, मैं जज हूं, तो मेरी करुणा भाव से मैं जजमेंट देना चाहता हूं कि बचा हुआ जो 50% है उसमें से SC ST OBC के फिर 4 क्लास बना देंगे, और उसका जो हिस्सा है उनको दे देंगे। उसमें से उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता, बिल्कुल नहीं पहुंचता, पर मंशा नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे विषय है। फिर बाद में एक तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा लिया है उन्होंने, जो कि अधिकार ने खत्म, अधिकार नहीं है उनको, बिल्कुल नहीं है। कॉलेजियम का जो है वो नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो क्रीमी लेयर जो बनाया है, ये क्रीमी लेयर का जो जजमेंट है, ये जजमेंट जब तक होमोजेनियस स्ट्रक्चर को नहीं बदलते, जब तक हेट्रोजीनियसनेस नहीं लाते हो, तब तक आप क्रीमी लेयर नहीं लगा सकते हो, और होमोजीनियस तो नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फंडामेंटल राइट में होमोजीनियस की बात हो गई थी। ये जो जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, SC और ST के लोग खासकर, ये होमोजीनियस बॉडी है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में माना है, और जो संविधान सभा के सभी मेंबर ने उसको क्वेश्चन पूछने के बाद उनका सारा कुछ सेटिस्फेक्शन हो चुका था, इसके बावजूद भी आपको होमोजेनियस करके गिना गया। और वो कब गिना गया? विदाउट सर्वे। ये सारा कुछ जजमेंट कब दिया गया कि कोई सर्वे नहीं, कोई आपके पास फिगर नहीं, कोई डेटा नहीं, कुछ भी नहीं, पहले जजमेंट दे दो और फिर बाद में बोल दो कि इसके 4 टुकड़े करा दो। अरे भाई, 4 टुकड़े करने हैं तो किसके करने हैं? क्या संख्या बनी हुई है? क्या सेंसस हो चुका है? क्या पता है आपको कि इनकी सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कल्चरल स्टेटस क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है? कुछ भी पता नहीं। जैसा उनका अंधेरे में जो EWS का आरक्षण 4 दिन में दे दिया गया था, और 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट देकर उसको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल करा दिया था, जो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बहुत सारी बातें इसके ऊपर हमको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो इसका उपाय क्या है? पहला उपाय तो मैंने कहा कि कॉलेजियम के लिए सबसे पहली डिमांड होनी चाहिए। भाई, हम लोग ABCD बनाते हुए इसका विरोध नहीं करते, ABCD नहीं, ABC वालों को बचा हुआ 35% दे दो। हम उसके लिए हमारी मोर्चाओं में डिमांड कर सकते हैं, या फिर जब हम इकट्ठा हो जाएंगे ना, उनको हम 15% से ज्यादा जितना बचा है उतना दे दो, हमारी कोई उसमें नहीं। लेकिन उससे पहले कम से कम 12-13 लाख की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जगह बैकलॉग है, स्टेटों की पकड़ के लगभग 1.5 करोड़ की बैकलॉग है सारे राज्यों की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई, प्राइवेटाइजेशन की 70 करोड़ नौकरियां है प्राइवेट इंडस्ट्रीज की, उसका आरक्षण कौन देगा? उसका प्रतिनिधित्व तो कौन देगा? उसके बारे में एक जजमेंट कौन देगा? अगर आपके मन में आपकी मंशा होती तो उसमें आप जजमेंट में ये भी लिख देते कि जो प्राइवेट जो सेक्टर में जितने भी नौकरी पेशे हैं उनमें भी इन लोगों को ABCD बनाकर वैसा ही आरक्षण दे दिया जाएगा। वो नहीं कर सके आप।
क्योंकि आप अपने लिए 1000 गुना ज्यादा सुरक्षा मेंटेन करके रखना चाहते हो, और दूसरे के घर में छोटी मोटी सुविधा भी आई तो आपके मन में जलन होती है। तो जेलसी ये आपका सबसे पहला गुण है। बुद्ध कहते हैं कि रागच्छ दोषच्छ मोहच्छ पानम। जिसके मन में राग है, दोष है और उसके मन में मोह है, लोभ है, वही व्यक्ति जो इक्वालिटी की बात नहीं करता। और बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था, इक्वालिटी इज अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेसी। समता है लोकतंत्र का दूसरा नाम है। क्या 70 साल में आपने समता स्थापित करने के लिए कुछ किया है? इनको अपने मूलभूत अधिकार दिए? कम से कम चैप्टर 3 से आर्टिकल 12 से लेकर तो आर्टिकल 35 के कितने अधिकार आपने दिए? क्या जमीनें दी आपको? क्योंकि बाबा साहब ने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें यह भी लिखा था, जो कि स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में था, कि जो भी सरकारी जमीन है और वो ऐसी बंजर पड़ी है, उस जमीन को इन लोगों को दे दिया जाए और इनको उस जमीन को जोतने के लिए 1% या 0% से लोन भी दे दिया जाए बैंकों का। और इसके लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन करके उसमें बैंकों को टारगेट भी करा दिया जाए। उसके बाद में 1979 में वो बैंकों का 13 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बाद में और बैंकों को जोड़ा गया। बैंक को बाधित करा दिया गया कि इन लोगों की आर्थिक हालत दुरुस्त करने के लिए, शैक्षणिक हालत दुरुस्त करने के लिए पहले इनको फंड का एलोकेशन किया जाए। क्या इसके ऊपर जजमेंट देते हैं ये लोग? उल्टा ऐसा होता है कि 2017 में जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का इशू आता है तो ये हाई कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देता है। तो इसका मतलब इनकी मंशा क्या है, इसका आपको काफी ध्यान होना चाहिए। ये बात हमको मांगने के लिए तैयार होना चाहिए। अब इसका इलाज क्या? 50 लोग अगर पार्लियामेंट के आप जमा करते हो, कम से कम SC ST के, तो 50 लोग इकट्ठा करा लो, इम्पैचमेंट चलेगा। जो महाभियोग चलता है ना, ये जो अधिकार है संसद के और राष्ट्रपति के अधिकार इन्होंने अपने हाथ में लेकर जजमेंट दिया है। इसके खिलाफ लार्जर बेंच के पास जाना पड़ेगा। लार्जर बेंच के लिए आपको बहुत ही सीनियर काउंसिल को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर काउंसिल तो फिर वही है, वही लोग है जो वमन है। उनके पास जाओगे तो आपकी केस को डिफेंड नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि इट इज नॉट सुटेबल इन द लॉ, लॉ के मुताबिक ये तो बैठता ही नहीं है। तो आखिरी में आखिरी जिस दिन फाइनल आर्गुमेंट होगा उस दिन वो सरेंडर हो जाएंगे और बोलेंगे हमने तो बहुत कोशिश की थी पर कोर्ट ने माना नहीं। तो इसका मतलब है आपके खुद के जो सीनियर काउंसिल है उनकी तरफ से करना पड़ेगा। और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कम से कम SC ST के, उनको बोलना पड़ेगा कि ये संविधान में आप अपोजिशन पार्टी उसको ज्यादा कोसो। क्योंकि अपोजिशन पार्टी में आपने अभी हाल में देखा, 1-1.5 महीने पहले सारे अपोजिशन पार्टी के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट की कॉपी थी और वो दिखाते थे हर सभाओं में। इसीलिए उनका जो सत्ता में है उनका 400 प्लस का सपना टूट गया, वो 241 तक आ गए। वो संविधान की वजह से आ गए और उसी संविधान से आपके मूलभूत अधिकार खत्म हो रहे, उसके लिए एक लफ्ज तक नहीं खोल रहे। तो आपको पहले कोसना पड़ेगा अपोजिशन पार्टी को। अगर आप हमारा वोट लेने के बावजूद भी हमारे हक और अधिकारों की बात नहीं करते तो हम इसके बाद वाला वोट भी आपको नहीं देंगे, या फिर हम आप ही के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और सबसे पहला तो अधिकार और हक हमारा बनता है वो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उनको कोसने के लिए। तो ये सारी बहुत सारी बातों का हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा कि हम कितने पानी में खड़े हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि एक एक करके, जैसा कि मनुस्मृति का पन्ना एक एक करके बाबा साहब ने एक सहस्त्र बुद्धे नाम के ब्राह्मण के हाथ से जलाया था, वैसा ही आपको पता है 2019-20 में संविधान को जलाया था, उनको कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही ये एक एक पन्ना आपको बगैर दिखाए हुए उसके सारे अधिकार खत्म कर देंगे और आप सोते रहोगे। हमारा विरोध उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनको जो पहला दूसरा जो ABCD में से ABC है उनको रिजर्वेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। हम तो पूरा कहते हैं कि सारा का सारा जो 85% है वो सारा कास्ट के मुताबिक करो, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी भागीदारी, और इकोनॉमिक भी कुछ प्रोविजंस करा दो उसके साथ। केवल उसको ये नौकरियां मत दो, नौकरी में उसको सर्विस में पास होने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बिल्कुल क्लियर होने के लिए उतना एजुकेशन दे दो। जो बहुत सारे क्लासेस चलते हैं UPSC के, MPSC के, अदर स्टेट्स के सर्विस कमीशन के, उसके लिए उसको तैयार करने के लिए भी पैसा दे दो, उसको गाइडेंस दे दो। और ऐसा नहीं तो कम से कम ये बैरिस्टर के लिए ग्रेज इन में भेज दो लंदन में बाबा साहब जैसा, या फिर
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, गेल यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, दुनिया के बेहतरीन जो यूनिवर्सिटीज है उनको भेजो, उसके लिए फॉरेन स्कॉलरशिप भी अलोकेट करो। पर ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हमको फिर अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही। तो इन सभी बातों का अगर इकट्ठा करके हम एनालिसिस करेंगे तो हम ये पाते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते, हमारा न्याय हमको क्यों नहीं मिलता, सामने वाला हमारे प्रति सीरियस क्यों नहीं होता, वो हमसे घबराता क्यों नहीं है, बावजूद इसके कि हम 85% है। वो इसीलिए कि वो जानता है कि आप टूटे हुए हो। बाबा साहब ने कास्ट इंडिया नाम के ग्रंथ में जो 9 मई 1916 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया था, उसमें जो थ्योरी लिखी थी, ब्रोकन मैन थ्योरी, टूटे हुए लोग, बिखरे हुए लोग, इस थ्योरी में बाबा साहब कहते हैं कि हमको किस तरीके से तोड़ा गया, और इसके बाद अलग अलग टूट टूट कर रखने के लिए किस किस तरीके से हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो हम लोग ब्रोकन मैन है, अभी तक हम जुड़े हुए लोग नहीं है। किसी साइकिल का पंचर हो जाता है, जब तक आप पंचर नहीं जोड़ते तब तक साइकिल नहीं चला सकते। और किसी समाज में अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग होते हुए भी आप समाज को कैसे चलाओगे। तो सारा समाज पंचर हो चुका है, क्योंकि सारे आपके अलग अलग ट्यूब टायर पंचर हो चुके हैं, और आप उस पंचर को जोड़ना नहीं चाहते, और इसी तरीके से समाज को चलाना चाहते। आपको कैसे सक्सेस मिलेगा, कैसे आपको आजादी मिलेगी, कैसे आपके हक और हुकूक मिलेंगे, और वो लोग तो आपके दरवाजे पर नहीं ला कर देंगे ना। तो इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लोगों को नींद में से जगाना पड़ेगा। और जो भी लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का फायदा लिया है, वो भी सही है कि वो लोग जागरूक नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास बिकॉज ही कैन फोरसी। जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो प्रभावशाली होता है, लेकिन वो अपने घर से बाहर निकलेगा तब ना। उसको पता चल रहा है कि जाने दो, मेरा तो बहुत सारा पैसा मैंने कमा लिया, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ी है, घर है, सब कुछ है, और मैं क्यों बाहर निकलूं। निकलो बाहर, मकानों से जंग लड़ो, शैतानों से, बदमाशों से, शैतानों से जंग लड़ने के लिए। लेकिन ये जंग लड़ते वक्त आपको कोई कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको इकट्ठा तो आना है, जरूर आना है। क्योंकि जब तक आप इकट्ठा आकर दिखाओगे नहीं कि हम कैसे इकट्ठा है, कितने हैं, संख्या में कितने हैं, तब तक तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, और तब तक तो ना सोशल प्रेशर होगा। सोशल प्रेशर होने से ही आपका पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है। इसीलिए सोशल प्रेशर लाने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, रास्ते पर आना पड़ेगा, लेकिन कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर नहीं, शांतता से, बिल्कुल शांति मैत्री करुणा से आप आ सकते हो। और ये मत करो कि मैं 21 तारीख को लूंगा, 9 अक्टूबर को, 9 अगस्त को करूंगा, 16 अगस्त को करूंगा। अलग अलग लोग, अलग अलग संगठन के लोग अलग अलग दिन पे प्रोटेस्टेशन की घोषणा कर चुके हैं। इनको हमको बोलना पड़ेगा कि एक ही दिन आ निकलो और एक ही ताकत बताओ, तो सब कुछ मानने वाला है। रही बात हम लोग क्या करते हैं, हमारे सारे पुरखों की जो रोटियां बनाई हुई ना 50-60 साल पहले, वही रोटियां खाकर जीना चाहते हैं। जैसा कि तथागत बुद्ध का कहना था कि मैंने जो कुछ गोल्डन रूल्स या जो नियम बनाए हैं, जो कि मंगलसूत्र में 38 रूल बनाए थे तथागत ने, जिसमें से समन संघ ने 10 गोल्डन रूल लिए। तो हम ये कहते हैं, तथागत क्या ये किताब है, एक फ्रेंच मेटकाफ नाम का एक फ्रेंच लेखक है, उसकी किताब है व्हाट वुड बुद्धा डू, अगर आज बुद्ध होते तो क्या करते। और उसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे कि पहला महायुद्ध हुआ, दूसरा महायुद्ध हुआ, या ये कोल्ड वार हुआ रशिया और अमेरिका के बीच में, तो लगभग उसने 101 क्वेश्चन उठाए हैं कि दुनिया में अगर दूसरा महायुद्ध होता और उस वक्त बुद्ध अगर आते और बुद्ध उसके ऊपर क्या कहते। तो वो उस जमाने की तथागत बुद्ध की अलग अलग सुत्तों की एक गाथा लिखता है, और उस गाथा को एक्सप्लेन करके बताता है कि 2500 साल पहले बुद्ध ने आज के दूसरे महायुद्ध के सामने क्या कुछ उपाय करना चाहिए, उसका इलाज बताया। बाबा साहब ने भी बहुत सारे इलाज बताए, पर उन्होंने ये भी कहा है कि वक्त के चलते आपको कुछ सुधार करने पड़ेंगे। आप बस मेरे बाबा साहब ने ऐसा कहा, मेरे बुद्ध ने ऐसा कहा, मेरे ज्योतिराव ने ऐसा कहा, मेरे पेरियार ने ऐसा कहा, बस उन्होंने कहा इसीलिए मैं उतना ही करूंगा, आगे की नहीं सोचूंगा। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और चैट जीपीटी के जमाने में अगर तथागत आते, बाबा साहब होते, तो क्या सोचते, ये सोचो, और ये सोचकर नई पॉलिसीज बना लो। तो आपको, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीडियम है, आप एक विचार एक मिनट में सारे हजारों करोड़ों लोगों तक ले जा सकते हो। जो अच्छी आइडिया आपके मन में है वो लोगों से शेयर करो, और उनको बाधित करो कि यही आइडिया आपके हित की और आपके सुख की है, आपकी आने वाले जनरेशन की आइडिया है। ऐसा करोगे तो ही आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा।
वरना आपकी जनरेशन आपको कोसने वाली है, इतना याद रखना। इसीलिए समन संघ कहता है कि 10 गोल्डन रूल का पालन करो, अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो, अपने बीच के पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंच, माला और अहंकार की बातों को भूल जाओ, इकट्ठा आ जाओ और फिर इकट्ठा आकर कुछ आवाज भी मत निकालो, बस इकट्ठा आ जाओ। सारा का सारा न्याय आपको मिलेगा। ये वर्डिक्ट नहीं मिलेगा, ये आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये निकाल नहीं मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस कोई दूसरा नहीं देगा, जस्टिस आप खुद दोगे, क्योंकि आप देने वाले समाज बनोगे। हम मांगने वाले समाज है, हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अरे ये क्यों नहीं बोलते कि तुम वहां से हट जाओ, हमारी काबिलियत है, चलो कॉलेजियम लागू कर दो और हम अपनी 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 ताकत से वहां पर जाकर बैठेंगे, तुम्हारा न्याय हमको नहीं चाहिए, हम खुद हमारा न्याय करेंगे। ऐसा समाज अगर क्रिएट करना चाहते हो तो एकमात्र इलाज है कि आपको इकट्ठा आना पड़ेगा। 120 करोड़ हो, कम से कम दो, अभी 1-2 करोड़ तो इकट्ठा हो जाओ ये आने वाले 1-2 महीने में। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका अधिकार और हक आपके आंखों के सामने चुरा लेके जाएगा कोई, क्योंकि उसको पता है कि आप अभी ऐसे हालात में कुछ भी नहीं कर सकते हो। बस इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। और ये आरक्षण का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप जितने संख्या में इकट्ठा हो जाओगे तो आरक्षण एक चुटकी भर में आपके सामने खड़ा हो जाएगा, रिजर्वेशन मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। इतनी बात मैं कहकर मेरा वक्तव्य खत्म करना चाहता हूँ। अगर मेरी बातों में कुछ गलत निकला हो, कुछ किसी को कुछ बुरा लगा हो, या कहीं मैंने गलत सुझाव दिया हो विचारों से, तो समन संघ मुझे माफ करे। संघे यो खलितो दोषो संगो खमतु तम्ममं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि। मैं समन हूं, हम सब समन है।